बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी लेटेंट हीट के बारे में, और वहां पर मैंने आपको बड़े आसान तरीके से मुकम्मल कॉन्सेप्ट सिखाया था लेटेंट हीट का। और मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको एक बार लाजमी से देख लीजिए, ताकि इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब मैं यहाँ लेटेंट हीट को थोड़ा सा रिवाइज करूंगा ताकि चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएं और आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपने वो लेक्चर नहीं भी लिया फिर भी आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो बच्चों, लेटेंट हीट में मैंने आपको बताया था कि ये जो लफ्ज लेटेंट है ना, इसका मतलब होता है मख्फी यानी छुपा हुआ। लेटेंट हीट आपके पास वो हीट होती है जो छुप जाती है। ठीक है, तो यकीनन आपके माइंड में क्वेश्चंस आते होंगे कि हीट कैसे छुप सकती है। मेरे बच्चों, आप जब किसी मटेरियल को हीट एनर्जी देते हैं ना, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो आपको पता चलता है कि आप जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो कहां जा रही है, वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर आप किसी मटेरियल को हीट एनर्जी दें और उसका टेम्परेचर ना बढ़े, तो फिर यकीनन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर, ये जो हीट हमने इसको दी है, टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं है बॉडी का, तो वो हीट कहां गई, वो हीट कहां छुप गई। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि बेटा ये जो हीट होती है ना, ये दो काम करती है। एक ये स्टेट को चेंज करती है और एक ये टेम्परेचर को चेंज करती है। ठीक है, आप किसी बॉडी को हीट दे दें, किसी से हीट ले लें, उसके टेम्परेचर में चेंज आ सकता है या फिर उसकी स्टेट में चेंज आ सकता है कि वो सॉलिड से लिक्विड में चली जाए, लिक्विड से गैस में चली जाए, या गैस से लिक्विड में और लिक्विड से वापस किस में आ जाए, सॉलिड के अंदर आ जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेट चेंज। तो बेटा हीट दो काम करती है, नंबर वन स्टेट चेंज, नंबर टू टेम्परेचर चेंज। कब टेम्परेचर चेंज होगा और कब स्टेट चेंज होगी? जब बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर हो, बॉइलिंग पॉइंट पर हो या फ्रीजिंग पॉइंट पर हो। ठीक है, इसमें से किसी एक टेम्परेचर पर हो, उस दौरान अगर आप उसको हीट एनर्जी देंगे या उससे हीट एनर्जी लेंगे तो वो स्टेट को चेंज करेगी। ठीक है, वो स्टेट को चेंज करेगी लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी। टेम्परेचर चेंज तब होगा जब बॉडी इन टेम्परेचर से अलावा किसी और टेम्परेचर पर हो। ठीक है, वो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन वो उसका मेल्टिंग पॉइंट ना हो, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ना हो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ना हो, कोई भी हो टेम्परेचर पर बॉडी पड़ी है। अब आप उसको हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब जब बॉडी मेल्टिंग पॉइंट पर होती है या फिर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो यकीनन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो हमने हीट एनर्जी दी वो कहाँ गई, टेम्परेचर तो बॉडी का बढ़ ही नहीं रहा। तो बेसिकली वो हीट इस्तेमाल हो रही होती है स्टेट को चेंज करने में। तो उस स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल होने वाली हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी जो जो छुप जाती है। टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बॉडी की स्टेट चेंज होती है, उसके लिए जो हीट प्रोवाइड करते हैं बेटा वो लेटेंट हीट होती है। सही है। इसके अलावा हमने सीखा था कि लेटेंट हीट की दो टाइप्स हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो उसमें जो आज हम बात करेंगे वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर बात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखी है, वो मैंने इसलिए लिखी है ताकि इन दोनों के अंदर ना आपको मैं फर्क समझा सकूं, क्योंकि अक्सर बच्चे इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो जो इनमें फर्क है वो मैं आपको बताऊंगा। लेटेंट हीट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और लॉस्ट। ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो बॉडी को दी भी जा सकती है, उसको चाहिए भी होगी, या फिर वो रिलीज भी कर सकती है, वो बाहर भी निकाल सकती है। ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और लॉस्ट बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स फेस चेंज, यानी जब वो अपने फेस को चेंज कर रहा हो, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हो या फिर लिक्विड से आ रहा हो सॉलिड में, इसको फेस चेंज बोलते हैं। ठीक है, जब बॉडी अपने फेस चेंज में हो, उस दौरान जो आप उसको हीट एनर्जी देते हैं या उससे हीट एनर्जी लेते हैं, उसको हम बोलते हैं जी लेटेंट हीट। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो असल बात गौर करने वाली वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आर लॉस्ट। ये बॉडी को दी भी जा सकती है और बॉडी खुद भी अपने अंदर से निकाल सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम आएंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के ऊपर। ठीक है, अब बेटा जरा फ्यूजन लफ्ज पे गौर करो। फ्यूजन लफ्ज का मतलब होता है पिघलना। पिघलेगा कौन? जो एक पहले सॉलिड फॉर्म में होगा वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा, तो हम बोलेंगे ये चीज पिघल गई है। ऐसा ही होता है ना बेटा। तो जब फ्यूजन की बात आएगी तो लाजमी तौर पे आपके माइंड में पहला पॉइंट जो क्लियर होना चाहिए वो ये
यहां पर बॉडी जो है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या है? लेटेंट हीट को तो बता दिया, वो हीट जो बिना टेम्परेचर को चेंज किए बॉडी की स्टेट चेंज कर दे। ठीक है, और अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो यहां पे स्टेट के बारे में मजीद क्लियर कर दिया कि बॉडी को सॉलिड से लिक्विड में जाना है। तो अगर आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, और वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर है, समझ गए, लेट्स से आइस है। अब आइस जो आपने ली थी वो इस वक्त 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब आप उसको जो हीट एनर्जी देंगे तो आइस सॉलिड है, वो पिघल के किस में चेंज होना शुरू हो जाएगी? लिक्विड के अंदर। ठीक है, आप हीट एनर्जी देते रहेंगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा आइस का, बल्कि वो पिघलना शुरू हो जाएगी। आप हीट देते रहेंगे वो पिघलती जाएगी, हीट देते रहेंगे वो पिघलती जाएगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बताया है हीट एक काम करती है, या स्टेट को चेंज करती है या टेम्परेचर चेंज करती है। बॉडी जब मेल्टिंग पॉइंट पर होगी तो उस वक्त उसकी क्या होगी? स्टेट चेंज होगी। ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अच्छा, तो ये चीज क्लियर होगी आपको कि अब क्योंकि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आप उसको हीट देंगे, ठीक है, तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगी। ठीक है, वो अपना फेस चेंज करेगी, वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी। ये वाली जो हीट आप उसको देंगे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए बिना टेम्परेचर को चेंज हुए, ये वाली हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि आप हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो हीट कहां छुप गई? हीट छुप गई यहां पर स्टेट को चेंज करने में। उसने इस्तेमाल कर लिया खुद को स्टेट को चेंज करने में, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। समझ गए बेटा, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूं। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। अब देखो यहां पर मैंने ये नहीं कहा कि लॉस्ट और क्या कहते हैं रिक्वायर्ड, यहां पे रिक्वायर्ड ही है, क्योंकि आपने सॉलिड से लिक्विड में जाना है। सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हीट देनी ही पड़ती है, आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बॉडी को हीट रिक्वायर्ड होगी, इसलिए यहां पे स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। जबकि यहां पे ऊपर जब हम बात करते हैं जनरल लेटेंट हीट की, तो वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब और लॉस्ट था। तो इन दोनों को मेरे बच्चों मिक्स नहीं करना आपने, ठीक है, इसीलिए मैंने इन दोनों को यहां पर लिखा। मैं फर्क भी बताऊं आपको, सही है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपको हीट चाहिए होगी बॉडी को देने के लिए, ताकि वो कहां जाए? सॉलिड से लिक्विड में जाए। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, क्योंकि फ्यूजन का मतलब ये होता है कि आपने सॉलिड से लिक्विड में जाना है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ गए मेरे बेटे? और ये तो बात क्लियर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टेट चेंज होती ही तब है जब बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर हो, ठीक है। और स्टेट चेंज कहां से कहां होगी? क्योंकि फ्यूजन है सॉलिड से लिक्विड में। उम्मीद अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास वो हीट है जो सॉलिड से लिक्विड में बॉडी को चेंज होने के लिए चाहिए होती है, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद मेरे बच्चों इसकी डेरिवेशन के ऊपर आ जाओ। अब डेरिवेशन में बुक में सिंपली उसका एक फार्मूला दिया हुआ है, तो बच्चे अक्सर ये गिला करते हैं कि सर इसकी डेरिवेशन हम किस तरह से करेंगे, मतलब एक सिर्फ फार्मूला ही है या हमें वो याद रखना पड़ेगा, रटा लगाना पड़ेगा, ठीक है, या इसके पीछे भी कोई कॉन्सेप्ट है? तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने लिखना है इसको, ताकि आपको ये चीजें रट्टे की बजाय समझ आ जाए कि ये कहां से आया, किस तरह से आया। मेरे बच्चों यहाँ पे फिर हेडिंग लगाइए डेरिवेशन की और बताइए भाई हमारे पास एक मैस है m, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है सॉलिड फॉर्म में है, उसका मैस है m, हम उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे रहे हैं जिसको हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसकी स्टेट में चेंज आए बिना टेम्परेचर को चेंज किए। सही है, ये बात लिखने के बाद फिर आप आगे चलेंगे, यहाँ बताएंगे कंसीडर m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस इन सॉलिड फॉर्म, वी प्रोवाइड डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट इट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पर होना बॉडी का जरूरी है, तभी स्टेट चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, अब मेरे बच्चों ये जो आप अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे रहे हो ना उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दी है वो डिपेंड करती है उसके मास के ऊपर। देखो हमने लास्ट लेक्चर में आइस की एग्जांपल ली थी, ये हमारे पास आइस है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, हम उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, और उसको हमने चेंज करना है किसमें? वाटर में चेंज करना है, जो कि एक लिक्विड है। तो आपने देखा कि आइस जो है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, हमने ग्राफ देखा था, हमने ये ड्राई आइस ली थी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -20 पर जब ये थी तो ये -20 आइस का मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, आपने हीट एनर्जी दी तो आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, थर्मामीटर पे आपको उसकी इंक्रीज वैल्यू मिलेगी, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, लेकिन जब वो 0 पर पहुंच जाएगा ना, ये देखिए ये 0 टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद फिर इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना रुक जाएगा, ठीक है। वो टेम्परेचर बढ़ना क्यों रुक गया? कि 0 इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द
आइस तो जब बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है तो उस दौरान जो आप उसको हीट एनर्जी देते हैं बेटा, वो उसकी स्टेट को चेंज करती है, ना कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो यहां से फिर देखा आपने कि टेम्परेचर ऊपर जाना रुक गया, देखिए लेवल ऊपर जा रहा था, यहाँ के बाद आगे नहीं गया, फिर ऐसे ही रहा, बिल्कुल इस लेवल पे हीट मिलती जा रही है, मेल्ट होता जा रहा है, हीट मिलती जा रही है, मेल्ट होता जा रहा है। जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट होकर वाटर में चेंज नहीं होती ना, तब तक टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर आके रुक जाता है। ठीक है बेटा, तो इस दौरान जो आपने इसको हीट एनर्जी दी है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि हीट छुप गई है। छुप कहां गई है? उसने स्टेट को चेंज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी आइस जब तक मेल्ट नहीं होती तो तब तक हीट जो है वो इसको मिलती रहेगी, और वो आपका जो है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ने देगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल होगी। तो जितना ज्यादा आप उसको आइस को ले लेंगे ना क्वांटिटी में, यानी आपने पहले समझे 2-3 क्यूब रखे हुए आइस के, तो उसको आपने थोड़ी सी हीट दी है, तो थोड़ी सी हीट देने के बाद फिर वो कंप्लीटली मेल्ट हो गई है, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अगर आपके पास बीकर फुल ऑफ आइस है, यहाँ से सारा भरा हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है आपको हीट ज्यादा चाहिए होगी। तो जितना ज्यादा इस आइस का मैस होगा ना मेरे बच्चों, उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको चाहिए होगी उसको मेल्ट करने के लिए। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इतना सा टुकड़ा आइस कर लो तो कम हीट से मेल्ट हो जाएगा, अगर इतना बड़ा ब्लॉक हो आइस का तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो मेल्ट होगा। इसलिए पहली चीज जो यहाँ पर आएगी मेरे बच्चों वो ये आएगी कि डेल्टा क्यू जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप इसको देंगे मेल्ट करने के लिए, स्टेट को चेंज करने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के। जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दो चीजों के दरमियान ऐसा ताल्लुक कि जिसमें अगर एक चीज को आप बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर मेरे बच्चों आप अगर मैस को बढ़ाएंगे, आइस का मैस ज्यादा करेंगे, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप उसको देंगे मेल्ट होने के लिए वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। दैट्स व्हाई डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाइए हमारे पास एम मैस के। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है वो आप यहाँ पे खत्म करेंगे, और जब भी आप फिजिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो आपके साथ इक्वल आता है, साथ में कांस्टेंट आता है। इस केस के अंदर जो कांस्टेंट होता है आपके पास एल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका नाम है जी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या, ये भी मैं यहाँ पे चल के आपको डिटेल से बताता हूँ। यहां तक ये चीज आपने देख लिया है कि ये फार्मूला किस तरह से आया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एल एफ इंटू एम। ये फार्मूला आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये आया बेटा इस स्टेप से। एक छोटा सा स्टेप है कि जितना ज्यादा वो सब्सटेंस का मैस होगा उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगी उसको कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए। समझ गए? अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने ये बता देना कि ये जो एल एफ है ये हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको हम बोलते हैं जी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो एम इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एल एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम, यानी कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो आप किसी मटेरियल को देंगे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, लेकिन एक यूनिट मैस के लिए ये बात होगी। ठीक है, यहां पर डेफिनेशन अगर आप देखें, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मैस, एक यूनिट मैस, लेट्स से अगर आपका 1 किलोग्राम एक यूनिट मैस है, तो एक यूनिट मैस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर आप जो हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो आपकी कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन याद रहे शर्त ये है टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट unit mass of the substance from solid to liquid state at its melting point and without changing temperature, this is called specific latent heat of fusion। ये जो LF है ना कांस्टेंट जिसकी हम बात करें, ये मेरे बच्चे ये ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है ना, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, और हर मटेरियल की एक मखसूस ये वैल्यू होती है, और एक मटेरियल के अंदर रहते हुए ये चेंज नहीं होती, एक जैसी रहती है। तो जो चीज चेंज ना हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों याद रहे। और दूसरी बात ये कि ये जो आपका कांस्टेंट उस वक्त होगा जब आपकी बॉडी जो है जिसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो किस पर हो, वो मेरे बच्चों मेल्टिंग पॉइंट पर हो। ठीक है बेटा, ओके जी। तो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिमूव्ड टू कन्वर्ट इट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। अब ये बात कहने का मतलब ये है कि देखो आपने यहाँ पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी है ना एक यूनिट मैस को, उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, उतनी ही हीट एनर्जी जब ये वापस इस बॉडी से आप ले लेंगे तो दोबारा से वो कन्वर्ट हो जाएगा किससे, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म के अंदर। समझ गए मेरे बच्चों? तो इस तरह से आपका जो एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। मैंने उसकी डेफिनेशन भी मेंशन कर दी है, डेरिवेशन भी कर दी, ताकि आप पेपर में अगर आ जाए तो अच्छे से लिख सके।
ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें यहाँ पे आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। ये हीट है जिसका यूनिट जॉउल होता है, ये मैस है जिसका यूनिट किलोग्राम होता है, तो जॉउल्स पर किलोग्राम इसका जो है वो यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो आ जाएगा। अब रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ मैं आपको प्रीवियस में भी समझा चुका हूँ, फिर यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ कि आपने आइस ली थी जो कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी। जब तक वो बिलो द 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स मेल्टिंग पॉइंट से बिलो है, तब तक आप हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाती है बेटा, उसके बाद फिर आप हीट देंगे तो देखो टेम्परेचर ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि टेम्परेचर इस लेवल से ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, बल्कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। हीट मिलती जा रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, हीट मिलती जा रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो हीट कहाँ जा रही है? छुप रही है, छुप नहीं रही मेरे बच्चों, वो कन्वर्ट हो रही है या इस्तेमाल हो रही है वो इसमें, वो उसको स्टेट को चेंज कर रही है। अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो वो सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट करती जा रही है। जब वो सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड से लिक्विड में, उसके बाद देखेंगे कि दोबारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है ऐसे ऊपर की तरफ।